प्रणाम एंड हेलो। आप और मैं मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है, उसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ज़मीनी स्तर पर इसका जायज़ा लिया जाए। मैं पहुंचा हूं पुणे जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर। यहां पर आंदोलन चल रहा है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक तौर पर महाराष्ट्र के किसानों की इसमें क्या भूमिका है। जैसा कि आप और मैं पढ़ लिख रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि मुख्यतः पंजाब हरियाणा के किसानों की भूमिका की बात हो रही है। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र इस बारे में क्या सोचता है, यहाँ का आंदोलन कितने पुरजोर तरीके से चल रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है, इसमें उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनका वो विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, और आगे इसकी भूमिका कैसे चलने वाली है। आपसे जानना चाहते हैं कि मुख्यतः इसमें एक बहुत बड़ी खबर सारे मीडिया चैनल, समाचार पत्र दिखा रहे हैं कि पंजाब हरियाणा के किसान ही इससे परेशान हैं। तो इसमें कोई संदेह है या इसमें महाराष्ट्र की कोई भूमिका है? तो महाराष्ट्र भी इस बिल के विरोध में है या किसान इस बिल के विरोध में या इसका पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं? नहीं, महाराष्ट्र के अंदर जो किसान है, किसान महाराष्ट्र के अंदर भी इस बिल का विरोध कर रहा है। देखिए, महाराष्ट्र से दिल्ली काफ़ी दूर है। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा दिल्ली के आसपास पड़ते हैं, इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है दिल्ली के अंदर। महाराष्ट्र का भी काफ़ी किसान वहाँ गया हुआ है। हमारे बच्चू कडू जो राज्य मंत्री है महाराष्ट्र के, वो भी वहाँ है। उनके साथ भी 5000 किसान यहाँ से गाड़ी के ऊपर गया है। अलग अलग जगह जहाँ से किसान वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन जो किसानों का सवाल है, देखिए, महाराष्ट्र के, पंजाब के और हरियाणा के अंदर जो किसानों के पास बड़ी बड़ी लैंड्स है। महाराष्ट्र के अंदर मेन मुद्दा जो अल्पभूधारक जो ज़मीन है, उनका भी एक मेन मुद्दा है। और इसका सिमिलर एक बिल 2007 के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, 7-8 के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है। लेकिन वो बिल का भी एक पढ़ाई करके केंद्र सरकार बिल लाता तो भी इतनी दिक्कत नहीं होती महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन पंजाब और हरियाणा के अंदर अभी जो खेती करने वाले हैं, उनके पास जो खेत मजदूर है, वो सब यूपी और बिहार का है उनके पास। उनको पता है अगर मंडी चली जाएंगी, एमपीएससी का जो मंडी का जो कानून निकल जाएगा तो उन पे दिक्कत क्या आने वाली है। लेकिन जो केंद्र सरकार कह रहा है कि इसमें दूसरा किसान नहीं है, ये झूठ बात है। आज लाखों से किसान वहाँ खड़ा है, उसमें देश के हर जगह का किसान वहाँ आया है। दिल्ली दूर रहने की वजह से दूर का किसान कम दिखेगा, और पंजाब और हरियाणा नज़दीक रहने से वो किसान वहाँ दिखेगा। लेकिन पूरे हिंदुस्तान का किसान वहाँ जमा है। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह पंजाब हरियाणा के किसान को दिल्ली पहुंचने में दिक्कत हो गई, तो महाराष्ट्र के किसान कैसे पहुंचता? हाँ। दूसरी बात ये भी कही जा रही है, जैसे बिहार में पहले ही सिस्टम खत्म हो गया मंडियों का, हरियाणा में, पंजाब में है। तो बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे समीक्षक ये भी कह रहे हैं कि शायद महाराष्ट्र में, बाकी राज्य में इसकी अलग अलग एक परिकल्पना है। तो यहाँ का किसान, अगर आपसे जानना चाहें बेसिक लेवल पर, एपीएमसी उस पर किस किस चीज़ों पर लागू होती है, क्या क्या फसल ऐसी जो उपज है जिस पर लागू होती है, और अगर अपना वो सामान बेचता है तो क्या इस बिल के माध्यम से उसे भी सुविधा नहीं होगी? नहीं, कैसा है, देखिए, इसमें अलग अलग है। गन्ना किसान अलग है, धान का किसान अलग है, कपास है। धान, कपास जो तूर है, उसको एमएसपी है महाराष्ट्र के अंदर, और एमएसपी के ऊपर नीचे खरीदा जाता है। आज जिसने बिहार की बात की है, बिहार का भी जो अनाज है बिहार का, वो किसान पंजाब, क्यों बिहार का वो पंजाब जाके बेचता है। क्यों बेचता है? कि उसे एमएसपी का नहीं मिलता ना। बिहार का किसान वहाँ पंजाब उधर लेने नहीं देते। एफसी या पंजाब का जो है ना गवर्नमेंट, उनको लेने उधर बेचने नहीं देता। ये भी किसानों के साथ वो दिक्कत है। और महाराष्ट्र के अंदर जो गन्ना किसान है, उसको आरपीएफ मिल रहा है ना, उसका जो चालू है, गवर्नमेंट ने उसको एक सपोर्ट प्राइस रखा है गन्ना किसान का, वो उसे मिलता है। और गन्ना किसान का भी सवाल अलग है, उनको भी गवर्नमेंट का ये है। लेकिन जो धान के, जो कपास के किसान हैं, उनको भी दिक्कत महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी हो रही है। और महाराष्ट्र में एमएसपी है, लेकिन एमएसपी के हिसाब से मिलता है क्या? ये बहुत बड़ा बात है ना। अगर एमएसपी में किसानों को मिलता है एमएसपी, तो सरकार कैसे क्या बोलती है कि प्राइवेट सेक्टर जब सरकार के अंदर एमएसपी होते हुए किसान को मिलता नहीं, तो प्राइवेट में कैसे क्या, प्राइवेट जो कॉर्पोरेट्स है वो किसान को एमएसपी कैसे क्या देंगे? लेकिन अब तो सरकार ये भी कह रही है कि वो इस बिल में बदलाव करने के लिए राजी है, जहाँ पे शायद वो एमएसपी को रेगुलेट जरूर करेगी, उस पर नियम कायदा लगाएगी कि प्राइवेट कंपनियां जो आएंगी वो भी उसका एक पालन कर पाएंगे। हमारा बेसिक मुद्दा क्या है, आपने किसानों के लिए बिल बनाया ना, तो आपको किसानों ने कहा ये बिल बनाओ। हमारा मुद्दा वही है ना। जो कम्युनिटी कह नहीं रही है उनको बिल बनाओ, तो आप क्यों बिल बना रहे हैं? और अभी किसान बार बार कह रही है, इससे कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आएगा। वो सरकार का स्पष्ट है कि उसको इन्वेस्टमेंट लाना है।
कॉर्पोरेट के लिए उन्होंने किसान के बिल बनाए हैं, इसलिए हम ये बिल का विरोध करेंगे। हमें पता है ये आज नहीं कल ही किसानों के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होंगी। जो किसान की जो आखिरी ज़मीन है, जो उसका अस्तित्व है, वो भी कॉर्पोरेट कंपनी उनसे छीन के ले लेंगी। इसलिए सब जगह इस बिल का विरोध हो रहा है और जब तक ये बिल है, केंद्र सरकार जब तक बिल निरस्त करती नहीं, तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। तो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि साथ में पहले की जो स्थिति है, जिस तरह से सरकार ने एमएसपी तय कर रखा है या कई सारी चीज़ों पे ले रही नहीं ले रही है, लेकिन अगर ये बिल नहीं समझिए खारिज भी होता है, क्या वर्तमान व्यवस्था प्रणाली से खुश हैं या किसानों को उसमें भी कुछ चेंज चाहिए? क्योंकि सरकार तो ये भी आर्ग्यू कर रही है बड़े बड़े प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आकर कि अगर इसको ख़त्म भी कर देते हैं, क्योंकि विभिन्न समय में अलग अलग सरकारें, चाहे वो शरद पवार जी हो जब वो यूपीए के हिस्सा थे, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का समर्थन किया, आज विरोधाभास आ गया है। तो अगर इसको खारिज करते हैं तो क्या एग्रीकल्चर के हिसाब से भारत का शेतकरी, भारत का किसान संतुष्ट है या उसके कोई ऐसे कानून चाहिए जो इस बिल में नहीं दिए गए हैं? एपीएमसी मार्केट जो है ना, एपीएमसी मार्केट के अंदर किसान को शोषण होता कि नहीं होता, तो हम कहते हैं किसान को शोषण होता है। देखिए, एपीएमसी एक छत है किसानों का जो संरक्षण करती है। इस छत में बहुत से होल है, छत टूट रही है, गल रही, सब हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम छत उखाड़ कर फेंक दो और किसानों को अकेला कर दो। हम कहते हैं कि एपीएम जो उसके अंदर ये मार्केट रहना चाहिए और उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उसमें कानूनन उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। और वो जो किसान है उनके फ़ायदे की बात है। अगर एक इंसान को समझो कैंसर हो गया तो तुम उसे कैंसर की दवा देंगे या जहर देंगे? लेकिन अब सरकार कह रही है कि वो एपीएमसी और मंडी सिस्टम को खत्म नहीं कर रही, पैरेलल व्यवस्था ला रही है। अरे पैरेलल कैसे क्या होंगी? जब पैरेलल व्यवस्था ले आ रहे हैं और एपीएमसी मार्केट को तुमने टैक्स रखा है, जो प्राइवेट जो एपीएमसी मार्केट आएंगे उनको टैक्स नहीं है, तो अपने आप खत्म हो जाएंगे ना वो मार्केट। थोड़ी ऐसा है, वो बता रहे हैं कि किसान बाहर भी बेच सकता, लेकिन कैसा है, एक बार जो वो व्यवस्था अगर खत्म हो जाएंगी तो जो खेती के जो प्राइस है उसके ऊपर किसका नियंत्रण नहीं रहने वाला। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो एक बार इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर अभी देख रहे हैं आप सादा बिजली का देखो, बिजली में भी प्राइवेटाइजेशन बहुत हो चुका है। सीधा पानी का देखो, आदमी तो 20 रुपये लीटर पानी पी रहा है ना, पानी मिल रहा है फिर पी रहा है ना पी रहा है। ये एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था किसानों को खत्म करने वाली है। किसानों को मिलेगा भाव, लेकिन कब मिलेगा? जब उनके पास अनाज है तब नहीं मिलेगा। जब अनाज उनका बिक जाएगा तब वो मार्केट के भाव बढ़ने वाले। और जो सॉइलो वगैरह अडानी ने चालू किया है हरियाणा के अंदर, वो तो लाखों टन मेट्रिक टन का उनका ये है। अभी एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है उनके पास वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब एफसीआई चला जाएगा ये कानून के बाद, तो ये तो अडानी उनका खुद यूज़ करने वाले हैं ना वो चीज़ें। तो आपको ये मुख्यतः डर है कि भले ही पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर रही है सरकार, लेकिन उसमें प्राइवेट कंपनियां, बड़ी कॉर्पोरेशन ज़्यादा भागीदारी ले लेंगी और छोटा किसान उसमें मंडियों तक नहीं पहुंच पाएगा। बनने वाला इसके अंदर। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर इसके ऊपर? आपको क्या लगता है? लेकिन सरकार बहुत सारी चीज़ों को मानने के लिए तैयार है। इसमें विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि शायद एमएसपी सारी फसलों पर लागू होना चाहिए। क्या उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा? आज अभी देखो जिस तरह से इससे पहले भी कानून बने और अभी भी कानून बन रहे हैं, इससे तो किसान का देखा जाए तो उस तरह से ऐसा ठोस कानून बनना चाहिए कि जिसको ठोस किसान का। अभी मैं आपको महाराष्ट्र की बात बताता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में जो किसान है, जो जिनके पास ज़मीन है, छोटी छोटी ज़मीन है, तो वो जो क्या करते हैं, जो नकदी उपज जो है वही ज़्यादा लेते हैं। आज आप धनिया लेने जाएंगे, उसको एमएसपी आपको नहीं है। आप मेथी लेने जाएंगे, उसका एमएसपी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इन सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जैसा प्याज हो गया, आज 10 रुपये किलो तो कल 100 रुपये किलो हो जाता है। तो हमको ये जो हमारे जो महाराष्ट्र के जो किसान है, इनका बेसिक प्रॉब्लम, आपने गन्ने को तो रेट दे दिया, गन्ने को रेट इसलिए दिया कि सब जो नेता लोग हैं इनकी शुगर फैक्ट्री है। ज़्यादातर जो है जो गरीब किसान है, जो आपने देखा होगा कभी कभी कंडीशन जो होते, मैं खुद किसान हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि हम जो बीज उसके अंदर डालते हैं उसका पैसे भी हमको मिलता नहीं मार्केट में जाने के बाद, क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन जो होता है। आज हमने वहाँ पे अगर धनिया की गड्डी दे दी तो आज 1 रुपये मिलता है, शाम में पता चलता है कि वही गड्डी उस दुकान वाले ने 20 रुपये को बेची है। तो ये जो चीज़ अभी जो हो रही है, तो इसमें जो ये जो पूरे बड़े बड़े गोडाउन जो लगा रहे हैं, इससे क्या होने वाला पता है? जिस तरह से जियो का एग्जांपल मैं बताता हूँ, शुरू में उन्होंने सबको फ्री दिया, सब लालच दिया, इस तरह से वो किसान को शुरू में आकर्षित करेंगे और उनको मजबूर करेंगे। क्योंकि जब एक बार उनके पास आया, एपीएमसी तो बंद हो जाएंगे, किसान के पास बेचने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो जब जगह ही नहीं रहेगी तो उसको मजबूरन अदानी और अंबानी, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से रहेंगे।
हो सकता है। मोदी भी तो आप, हालांकि सरकार ये कह रही है कि एपीएमसी को बंद नहीं करेंगे, अब सरकार अपने 4 कदम तो पीछे ले रही है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि किसान सरकार के साथ मिल बैठ के कानून में अपने मनपसंद बदलाव कराने के लिए आंदोलन करे? किसान कह रहे हैं कि एक सिरे से खारिज ही कर दो कानून, एक तो ये उपाय है, दूसरा ये उपाय है करने के लिए कह रहे हैं, ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये कानून, पहली बात तो जैसा हमारे भाई ने बताया कि ये कानून तो हमने मांगा नहीं था, दूसरी बात ये हम पे जबरदस्ती क्यों थोप रहे, और दूसरा जो ये जो बता रहे कि हम सब चीज करेंगे, तो जब आज हम आंदोलन करने के बाद जब हमको ये पूछा जा रहा है कि हम इसके ऊपर करेंगे, तो ये चीज़ जो है, और दूसरा आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं, 2014 से जितने भी कानून लाए जा रहे हैं तो वो कानून की किस तरह से धज्जियां उड़ा जा रहे हैं, किस तो तरह मतलब से बिल ला रहे हैं। कहीं ऐसा भी है क्या कि कानून एक तरफ, लेकिन आपका सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि कानून वास्तविक तौर पर जनहित में, किसान शेतकरी के हित में लागू होगा? क्या ये डर है या फिर कानून में समस्या है? दो अलग बातें हैं, एक तो कानून से आप संतुष्ट नहीं, दूसरा आपको सरकार पे ही विश्वास नहीं कि कानून इम्प्लीमेंट होगा। मैं डर इसकी बात इसलिए नहीं है क्योंकि पहले बात बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि ये कानून किस तरह से लाया गया। अगर सरकार खुद कॉन्फिडेंट होती तो वो कानून इस तरह से लाती नहीं थी, बिल जिस तरह से पेश किया वो इस तरह से करती नहीं थी। अगर वो सचमुच में अगर किसान के फायदे के लिए होता तो वो सब किसान संगठनों को साथ में बुलाती, उनसे मीटिंग करती, उससे तकरीर करती, उससे डिस्कस करती, उसके बाद ये अध्यादेश लाती, उसके बाद बिल पारित करती और उसके बाद पास करती। जिस हड़बड़ी में कोरोना में हमको कहा जा रहा है कि आप 4 लोगों से ऊपर जाना नहीं बाहर, आप घर से बाहर निकलना नहीं, मास्क थोड़ा नीचे होगा तो 2000 रुपये फाइन भरो, तो आप ये चीज़ कर रहे हो, उस वक्त आपको शर्म नहीं आई? आपने इस चीज़ों में कम से कम कॉन्फिडेंट तो लेना चाहिए था कि हम तुमको कोई चीज़ दे रहे हैं। सरकार अब गलती तो मान रही है, सरकार ने 2 कदम पीछे लेने का मतलब ये तो तय हो गया, आज ये जग जाहिर है कि सरकार ने कितने भी कॉन्फिडेंस से अपना कानून आगे लाया हो, ये तो तय हो गया कि उसमें त्रुटियां थी, सरकार उन्हें अमेंड कर रही है। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ऐसी कोई 4-5 बातें जिन्हें आपको लगता है इस कानून में बदलाव करे तो ये किसानों के हित में होगा? नहीं, 4-5 बातों से नहीं होगा। ये जो कहा जा रहा है कि एपीएमसी रखा जाएगा, सिर्फ वो कागज़ पर रहेगी। मतलब एक सुन लिए आप, ये जो उनको साइलो बनाने की परमिशन दी उन्होंने, तो लाखों टन वो अनाज साइलो में रखने वाले हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे आपने अभी पूछा था कि उनको अगर ये मेन जो एक्ट आया गया है कि वो कितना भी परचेस कर पाएंगे, कभी भी बेच पाएंगे। हाँ, तो ये कानून का प्रावधान होने के बाद एपीएमसी का कोई अर्थ नहीं रहता और रहने के बाद, क्योंकि एपीएमसी सिर्फ एपीएमसी रहने की बात नहीं है, उसके साथ जो जुड़े हुए कानून है सारे। तो मुख्य डर ये भी है कि वो जितना रख पाएंगे, छोटा किसान उतने 1 साल तक कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर कंट्रोल कर उसे बाद में सस्ते दामों पर मार्केट में उतार सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग तो आज भी होता है, आज भी कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग हो रहा है, आज भी कंपनियां फार्मिंग करवा रही हैं। बराबर है ना, कर रही है, लेकिन वो छोटे पैमाने पर कर रही है। देखो ऐसा है कि ये ना, ये क्या बोलते हैं, ये जो कर रहे हैं, इनके जो साइलो आ रहे, गवर्नमेंट का सहकार लेके, गवर्नमेंट की जगह लेकर वो जो ला रहे, उसमें लाखों टन जब अनाज इकट्ठा हो जाएगा और उनको जब मन चाहे जब वो लाएंगे, जब फसल आ जाती है भाव नीचे गिर जाएंगे, आज भी गिरते हैं लेकिन ज़्यादा बड़े पैमाने पर गिर जाएंगे। तो उनकी निवेश करके रखने की क्षमता ज़्यादा है, आप ये बहुत ज़्यादा है। जी ना वो। जी जी मैम, आप बहुत क्या ज़्यादा कहना है ना वो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी होता है, लेकिन उस फार्मिंग में गए हुए किसान जो केरला के वनीला खेती कर रहे थे, उनके क्या हालात हुए 2-4 साल के बाद। जुन्नर में पोटैटो की करते हैं वो, वो वेफर्स चिप्स वगैरह बनाने के लिए, उनके क्या तजुर्बा है, उनका क्या अनुभव है, ये भी जानना है। ये नहीं बोलना है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तो आज भी होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं उनके अनुभव क्या है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को इतना राष्ट्रीय पैमाने पे नहीं लाया है तब भी ये हालात है, अगर इसको राष्ट्रीय पैमाने पे लाएंगे तो और भी हालात ऐसे हो जाएंगे। अगर गड़बड़ी हो गई कुछ भी तो इनको कोर्ट में जाने की सुविधा नहीं दी कानून में। अब भले एक कदम पीछे बोल रहे हैं, लेकिन पहले वो कदम पीछे लेने के लिए इतने आगे कदम डाले ही क्यों, ये सबसे पहली बात है। दूसरी और एक बात ये है कि जो बात आज आंदोलक कह रहे हैं कि बड़े लोग आएंगे और हमारा नुकसान करेंगे, ये सब बातें 2012 में
अरुण जेटली ने एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेलिंग का उनका 1 घंटे का पूरा भाषण है संसद में दिया हुआ, तब वो राज्यसभा के अपोजिशन लीडर थे शायद। तब उन्होंने ये सब बातें कही थी कि कॉन्ट्रैक्ट में छोटा मिडलमैन जाएगा तो बड़ा आएगा। तब उन्होंने नाम वॉलमार्ट और ट्रेस्को वगैरह सेल्सबरी वगैरह का लिया था। आज उनकी जगह अदानी अंबानी किसान बोल रहे हैं। तो लेकिन अगर ये देखा जाए तो इसमें दोनों ही बातें आ रही हैं। ये भी है कि आज की जो प्रेजेंट सरकार है, आप बोल रही हैं कि उसमें अरुण जेटली उसकी खिलाफत कर रहे थे। जो बातें आंदोलक बोल रहे हैं वही बातें अरुण जेटली जब अपोजिशन में थे वही सेम बातें बोल। लेकिन इसी में एक और पक्ष भी आया है, जो एक पत्र आया है जो शरद पवार जी ने भेजा था उस वक्त सरकार को। तो यानी कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही किसान की नहीं सोच रहे क्या? एक ये भी क्वेश्चन मार्क लगता है। बिल्कुल, सरकार तो कितनी ही बार ये अनुभव है कि सरकार जनता जो चाहती है उसके विपरीत कुछ करना चाहती है। ये दुनिया भर का अनुभव है। दुनिया भर में सरकार के खिलाफ आंदोलन होते हैं, कोई पक्ष अलग है, कोई देश अलग है। अगर मैं आपसे एक संक्षेप में जानना चाहूँ, ऐसे कौन से 1, 2, 3 बिंदु होंगे जो आपको लगता है कानून ये खारिज भी होता है नया आए तो ऐसे कौन से 3 मुख्य बिंदु होने चाहिए जो किसान के फेवर में होंगे? ऐसे कौन से 3 पॉइंट होने चाहिए? किसान तय करेंगे ना। देखिए, हर कानून बनने की प्रक्रिया होती है। मैं महिला संगठनों से जुड़ी हूँ। महिला संगठनों, हमारी परंपरा, हम जो देखते आए हैं वो ये है कि जब वर्मा कमेटी बिठाई गई उन्होंने महिला संगठनों से बहुत सारे सजेशंस मांगे। जब वो दिल्ली में गैंगरेप का केस हुआ था, बस दिल्ली के 2012 की, तो सरकार अभी सारे संगठनों से तय करने के लिए तैयार है, संगठनों से बात करने के लिए तैयार है। लाने से पहले वो बात होनी चाहिए थी। अब चूंकि वो पता चल रहा है कि ये हटने वाले नहीं है, अब ये हो रहा है। अब गलती जब आपकी हुई है तो गलती सुधारने की जो दूसरी बाजू कह रही है कि सुधार मतलब क्या, वो मानना चाहिए। हम गलती भी करेंगे, हम गलती हुई है मानेंगे, लेकिन जब गलती सुधारने की बात आई तो भी हमारी शर्त तो भी अपनी शर्त से सरकार कर रही है। ये शर्त ऐसे नहीं। लेकिन ऐसे कोई 2-3 मुख्य बिंदु जो आपको लगता है किसान के फेवर में आज के कानून में क्या तो बदलाव हो जाए एक, या फिर अगर ये कानून खारिज हो जाता है तो नया कानून भी आया तो उसमें ऐसे क्या 2-3 मुख्य बिंदुओं पे जरूर जोर होना चाहिए? पहले तो बात बताओ कि हमको ये कानून की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो खारिज होना चाहिए। दूसरा, जो अगर ये सचमुच में किसानों को हित चाहती है तो पहले जो इनकी व्यापारी लोग जो जैसे कि वो उनको खाद देते हैं, बीज देते हैं, इस पर कंट्रोल लाए। जो इंश्योरेंस ये करवाते हैं, अभी रिलायंस ने इतने खेतों के इंश्योरेंस करवाए। जो अभी बाढ़ आई थी, अभी जो ओले गिरे थे, इसमें अभी तक इन्होंने पैसा नहीं दिया। ये कंपल्शन, ये जो कॉर्पोरेट चीज़ है ना, ये बंद होना चाहिए। बीज जो है, बीज प्रॉपर होना चाहिए। आज आपको बता दो, आप कभी मार्केट गए होगे पता नहीं, तो हमारे इसमें सरकार से क्या अपेक्षा है कि कानून में क्या बदलाव हो? ये कानून इस तरह का लगा नहीं। धोखाधड़ी जो आज के कानून में जो धोखाधड़ी है वो खत्म हो जाए। तो जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा 57 रुपीज दिया था 10 एकड़ वाले आदमी को, तो ये जो कर रही है इंश्योरेंस कंपनियां सरकार के हाथ में लेते हुए, तो ये जो हो रहा है इंश्योरेंस के हर जगह पर। और आपको मालूम होगा जो बीज बनाने वाली कंपनियां है या खत बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको डायरेक्ट सब्सिडी जाती है, उन्होंने जितना माल और डायरेक्ट किसान को मिले, किसान को डायरेक्ट नहीं मिलता। तो ये जो धोखाधड़ी है किसान के नाम पर लूटा जा रहा है, जो किसान के नाम पर जो बजट है डायरेक्ट किसान के हिस्से की सब्सिडी भी आप बोल रहे हैं प्राइवेट कंपनी को जा रही है। मेन बात जा ही रही ना। जैसा हमारे प्रोडक्ट का बाइफर्केशन होता है, वैसे यूरिया का मैं आपको बताता हूँ। मैंने यूरिया का एक बैग खरीदा था, उसके अंदर मॉइस्चर था। जब हमने बोला कि इसमें मॉइस्चर है और हमको जो कैटेगरी का यूरिया चाहिए वो यूरिया आप नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो उन्होंने क्लियर कहा इस पे MRP लिखिए और ये गवर्नमेंट का है, आपको लेना ही होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रावधान भी होने चाहिए कि सरकार जो किसानों की आवश्यकता की चीज़ें हैं उनके भी बचाव का प्रावधान होना चाहिए। अगर किसानों के साथ उसमें धोखाधड़ी हो रही है या उसमें कोई घपला हो रहा है, ऊपर नीचे प्राइस पे बेचा जा रहा है या उसका इंश्योरेंस है, वो ऐसे नियम भी जरूर बनने चाहिए जिससे कि किसानों का उसमें संरक्षण हो सके। ओके, लेकिन MSP एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें बना हुआ है। लगातार रोज टेलीविजन डिबेट में, समाचार पत्र में, किसान संगठन, हर व्यक्ति बात कर रहा है जी MSP खा जाएगा, MSP के चक्कर में मर जाएंगे। आप सुनो, मैं आपको एक ही उदाहरण बोलूँगा। अपना पंजाब और हरियाणा में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, MSP के आधार पर गेहूँ और चावल खरीदती है किसानों से, और जितना देश भर में खरीदा जाता है उसका 84% वहाँ खरीदा जाता है। और ये कब से चलते आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ गया है वो। कब से, जब से हमको स्वतंत्रता मिली
और ये कानून आना शुरू हुए, सुधार होते रहे, जब से चलता रहा और बढ़ गया है। और अगर ये कानून ख़त्म हो गया है तो पंजाब और हरियाणा के किसान ख़त्म हो जाएंगे। और सब में ज़्यादा साइलो जो है ना उधर खड़े किए। शुरू में एक जब अनाज आता है, हाँ, जब फसल आती है उस वक्त तो ज़्यादा शायद वो दे देंगे पैसा जो जिनके साइलो बने हैं वो, लेकिन बाद में तो तोड़ देंगे ना। जैसे जियो का हो गया है, फ्री आया था, अभी 600 रुपया चल रहा है, 595 चल रहा है ना जियो का। इस तरह से वो तो ख़त्म कर देंगे ना। तो ये जो MSP की बात है ना, ये संशोधन उसमें हो ज़रूर, लेकिन MSP चाहिए और उसकी धोखाधड़ी ख़त्म हो, ये किसान की मांग है। और ये नए कानून जो है MSP को ख़त्म करने वाले हैं, ये उनका बराबर उनको विश्वास है। क्यों है साइलो लाए ना, उनको मालूम हो गया है। वो खुद किसान जो है वो संशोधक बन गया है, स्पेशली हरियाणा और पंजाब का। इसलिए ये कानून गलत है, उसको हटाना ही चाहिए। थैंक यू जी। जी बताइए। यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है ना, ये किसान और मजदूर के लिए है, और उसमें मजदूर की बात रह गई। मजदूर के जो 44 मजदूर मतलब ये वो मजदूर जो खेतों में काम करता है, सभी जगह पे काम करते हैं। तो पहले 44 कानून थे, तो उसको खारिज करके 4 कानून में तब्दील किया। अभी परसों ही आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि जो स्कूल के जो प्यून होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। तो ये जो चीज़ें जो होने वाली है ना, इसमें सीधे सीधे वर्षों मैंने बात सुनी थी, हायर और फायर सिस्टम होगा, जैसा आपका भी है, जैसे ये आपका भी है। जो किसी भी कंपनी में जाएंगे तो उनको प्राइवेट कंपनी जैसे कानून लागू हो जाएगा। तो हर जगह पे ये कानून लागू करना है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी चली जाती है। हाँ, सिक्योरिटी सभी की, मतलब तकरीबन 95% जो वर्कर्स है, भले आप भी हो गए उसमें, उनकी भी सिक्योरिटी चली जाती है। हम उसके लिए भी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कानून जो है, बहुत मेहनत करके 44 कानून लाए हुए हैं, तो ये 44 कानून वापिस रहे जैसे थे वैसे ही। तो मोटा मोटा अगर हम देखें कि महाराष्ट्र में भी किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, हम जिला मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी किसानों की वही मांग है। उनसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों है, न्यूज़ चैनल में, अखबारों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही यहाँ पर हैं। तो ये कह रहे हैं जी, आप सोचिए, पंजाब हरियाणा के किसान को दिल्ली पहुँचने में इतनी दिक्कत हो गई, तो महाराष्ट्र का किसान कैसे दिल्ली पहुँचता। दूसरा ये कह रहे हैं कि एक तो सरकार अपनी विश्वसनीयता खो बैठी है, जिस तरह से कानून बनाया गया, बिना पूछताछ के बनाया गया, बिना चर्चा के बनाया गया, तो आज इस सरकार के ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो कानून ही नहीं चाहिए। तीसरा, किसान बोल रहे हैं कि इन्हें MSP तो कंफर्म चाहिए ही जो सरकार बना रही है। दूसरा, ये भी सुरक्षा चाहिए कि प्राइवेट कंपनियां जिन्हें अलाउ किया गया इस कानून में कि कितना भी बेशुमार वो अपना होर्डिंग कर सकती हैं, साइलोज बना सकती हैं, उसकी आज़ादी उन्हें। आशा करता हूं आपको एक ज़मीनी हकीकत का आइडिया लग गया होगा। जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है कि महाराष्ट्र या बाकी अन्य प्रदेशों के किसान इस मोर्चे में नहीं पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे बात करने के बाद हमें अंदाज़ा लगा, लोग कह रहे हैं कि जी हम दिल्ली जाए कैसे, जब पंजाब हरियाणा के किसानों को रोक दिया गया तो हम वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे। आगे भी रिपोर्ट आप तक पहुँचाते रहेंगे कि वास्तविक तौर पर अलग अलग प्रदेशों के किसान भी इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, इससे असहमति जता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डेमोक्रेटिक टूरिस्ट आप तक अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई चर्चा विमर्श और आम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो पहुंचाता रहेगा, ना कि जनता के सिर्फ बड़े बड़े प्रतिनिधि क्या कहते हैं। आम इंसान वाकई में किस हद तक इससे इम्पैक्टेड है, अफेक्टेड है और जूझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।